स्टूडेंट, केएम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम नए क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें कि नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज का और जितना भी आपका पाठ्यक्रम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो क्लासेस हैं इसमें मेनली बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी और ओटी टेक्नीशियन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोर्सेज जो भी कर रहे हैं इनसे रिलेटेड हम जो भी पढ़ाएंगे वो सब इनके कहीं ना कहीं काम आएगा। इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कि हम पूरा डिटेल और सारे सिस्टम्स के बारे में हम डिटेलिंग स्टडी करेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोगों का पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम ऑल नर्सेज के लिए, एएनएम के लिए फ्री क्लासेस का प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन होगी और पूर्णतया फ्री होगी आप सबके लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड, जिसके बिना हमारे शरीर में कुछ भी असंभव है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना ब्लड के हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स वर्क नहीं करेगा, और क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है, एक तरल है जो कि हमारे पूरे शरीर में बहता है। इसे हम एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्योंकि ये पूरे शरीर को अपने माध्यम से जोड़े रखता है, जो कि हमारे सारे सिस्टम्स में कोशिकाओं से लेकर के सारे सिस्टम पूरा बॉडी के अंदर ये बहता है, जिस वजह से इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। और क्योंकि इसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काई है, ये हमारे कोशिकाओं के, शरीर की कोशिकाएं तथा बाहरी वातावरण के बीच में संबंध स्थापित करता है। ऐसे इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, जिसको हम लोगों ने 4 टाइप में बांटा हुआ है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स, ब्लड के फंक्शन को हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन,
दूसरा इसके अंदर रेगुलेशन, तीसरा इसका प्रोटेक्शन एंड चौथा है इसका अदर्स, जिसके अंदर इसके दो मेन कार्य हैं जिनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे ब्लड के द्वारा जिसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का कार्य हमारे ब्लड का ही है। ब्लड ही हमारे लंग्स से होते हुए सारी कोशिकाएं, टिश्यूज सब में ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन लेकर के जाता है। कौन लेकर के जाता है? ब्लड। तो इसका सबसे पहला अगर इम्पोर्टेंट काम हम अगर देखना चाहेंगे तो वो ये है कि ब्लड जो है लंग्स से टिश्यू और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन। सेकंड, अब जो ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है, आरबीसी से अटैच्ड हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का ज़्यादातर भाग जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के अणुओं को पहुंचाना। और दूसरा, एक मेन वर्क हो गया ऑक्सीजन को कैरी करता है। दूसरा मेन वर्क हो गया जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर या और जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती हैं उससे भी जो भी CO2 जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो जनरेट होती है ये जो जनरेट होती है टिश्यूज़ के अंदर और सेल के अंदर, यहाँ से वापस लंग्स तक ले जाना और लंग्स के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देना, ये भी हमारे ब्लड का ही काम है। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है लंग्स से टिश्यू तक, टिश्यू से लंग्स तक भी ब्लड के माध्यम से आती है, जिसमें कुछ कार्य जो होता है हीमोग्लोबिन के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को वहाँ से कैरी करते हैं। और कहाँ से? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से कैरी करके लंग्स तक लेकर के आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है इसका ब्लड का, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे पोषक तत्व हैं, हम खाते हैं भोजन के द्वारा, जो हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और वहाँ ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड की कोशिकाएं हर जगह हैं और ब्लड जो है कोशिकाएं के माध्यम से हर जगह जा रहा है, तो वहाँ से जो भी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पोषक तत्व हैं उनको वहाँ से अवशोषित करके शरीर के सारी जगह पे पहुँचाना, ये भी हमारा किसका कार्य है? ब्लड का कार्य है। यानी प्रत्येक कोशिका तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। चौथा इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन रीनल सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी जाएंगे, और वो जो वेस्ट मटेरियल हमारी पूरी बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे कि यूरिया,
क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और कई प्रकार के अमोनिया, NH4, NH3, अमोनिया और बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में कोशिकाओं से होकर के उत्सर्जन तंत्र, रीनल सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना कि ये सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है? ब्लड के माध्यम से। क्या ऑक्सीजन को लेकर के कौन जा रहा है? ब्लड लेकर के जा रहा है। CO2 को वहां से कौन लेकर के आ रहा है? ब्लड लेकर के आ रहा है। न्यूट्रिएंट्स को कौन लेकर के जा रहा है? ब्लड लेकर के जा रहा है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट, इनको सेल से, टिश्यू से लेकर के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन तक कौन लेकर के आ रहा है? हमारा ब्लड। तो ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और पांचवा इसमें जो हम इम्पोर्टेंट इसके कार्य की बात करेंगे जो है हार्मोन्स। हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन सीक्रेशन होते हैं जो भी हमारी बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाएं हैं उनमें मदद करते हैं हार्मोन्स। उन हार्मोन्स को भी कैरी कौन करता है? ब्लड करता है। कौन कैरी करता है? कैरी ब्लड, यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग ये हमारे 5 इम्पोर्टेंट कार्य हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन। दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य इसका रेगुलेशन। स्टूडेंट्स आपने वाइटल साइंस का नाम सुना ही होगा। वाइटल साइंस यानी जैविक चिन्ह। वह साइन जो किसी भी व्यक्ति के नॉर्मल और एबनॉर्मल और जीवित होने को प्रमाणित करे, जैसे कि BP, पल्स, टेम्परेचर, BP, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन। इन्हीं से ये हमारे वाइटल साइंस है और इन्हीं से हम लोग तय करते हैं कि मरीज की वास्तविक कंडीशन क्या है। अगर ये प्रेजेंट है तो मीन्स मरीज जिंदा है। हाँ, अगर इनकी मात्राएं जो नॉर्मल से ऊपर है या नॉर्मल से कम है तो व्यक्ति डेफिनेटली बीमार है। और अगर ये एब्सेंट है, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स डेथ। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो डेथ। अब कुछ नहीं मिलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो पेशेंट का कंडीशन है कि सच में पेशेंट डेथ है, या फिर किसी को ये लेना ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए इनके बारे में हमें जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन। खैर हम लोग जो वाइटल साइंस के टॉपिक आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप वाइटल साइंस से समझ लीजिए कि रेगुलेशन, वाइटल साइंस को एबनॉर्मल से नॉर्मल करने का काम किसका है? ब्लड का। ब्लड का कार्य है। ब्लड ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के वाइटल साइंस को नॉर्मल अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा इसका है कार्य, ब्लड जो है शरीर की pH को मेंटेन रखने का कार्य करता है। pH को कौन मेंटेन रखने का? ब्लड pH को मेंटेन करने का कार्य करता है। तीसरा इसका है टेम्परेचर। ब्लड जो है, ब्लड के माध्यम से ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है। हालांकि टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन ब्लड के माध्यम से ही हाइपोथैलेमस की डायरेक्शन के अंतर्गत ब्लड जो है हमारे शरीर को टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का कार्य करता है।
से लास्ट है सोडियम प्लस। ब्लड जो है हमारे शरीर सोडियम के लेवल को सामान्य बनाए रखने का कार्य करता है। इस प्रकार रेगुलेशन हो गया, यानी वाइटल साइंस को नॉर्मल रखता है, पीएच को नॉर्मल रखता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है और सोडियम की लेवल को भी ब्लड नॉर्मल रखता या रखने का कार्य करता है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। स्टूडेंट्स, ब्लड कैसे सुरक्षा करता होगा? मान लीजिए आप इंजर्ड हो गए, एक्सीडेंट हो गया या कहीं हमको चोट लग गई, तो ब्लड क्या करता है? उसके अंदर, ब्लड के अंदर कोगुलेंट फैक्टर होते हैं। कोगुलेंट फैक्टर क्या है? रक्त का थक्का बनाने वाले तत्व, यानी रक्त का थक्का हिंदी में बनाने वाले तत्व कोगुलेंट फैक्टर। अगर ये कोगुलेंट फैक्टर ना होते तो क्या होता? जहाँ भी हमें चोट लगी, एक्सीडेंटल किसी भी कारण से, तो वो ब्लीडिंग होते रहती। अब अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग ऑन है तो क्या होगा? शरीर के अंदर ब्लड की कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा लेवल, ब्लड का लेवल, जिससे मरीज हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकता है और ड्यू टू ब्लड लॉस हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हो सकता है कार्डियक फेलियर कर जाए। तो कोगुलेंट फैक्टर जो है ब्लीडिंग होने से बचाता है, इस प्रकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड विभिन्न प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म कोगुलेंट फैक्टर के द्वारा। ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोगुलेंट फैक्टर है, हम लोग यहाँ आई है कि रक्त को जमाना है, यानी रक्त का थक्का बनाना है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी उतना ही जरूरी है। एंटीकोगुलेंट फैक्टर क्यों जरूरी है? आपके शरीर के अंदर या हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड तो है ही। सोचिए अगर वो ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा? हम लोग अपना कोई वो काम कर पाएंगे? इंस्टेंट हमारी डेथ हो जाएगी। कैसे? ब्लड के अंदर, अगर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, पूरा जम ही गया है, तो डेफिनेटली उसको मरना ही है, क्योंकि सारे फंक्शंस जो हमारे सिस्टम्स हैं वो फंक्शन करना, कार्य करना बंद कर देंगे। तो एंटीकोगुलेंट फैक्टर होना भी ज़रूरी है, यानी जो शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको जमने नहीं देना है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि जमाना है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड बाहर जा रहा है, शरीर से बाहर जा रहा है, इसलिए जहाँ से बाहर जा रहा है उस रास्ते को क्लोज करना है, थक्का बनाना है, कोगुलेंट करना है। और यहाँ ये हमारे शरीर के अंदर है, जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंटीकोगुलेंट फैक्टर पाए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट मीन्स एंटी, यानी ऐसे तत्व जो एंटीकोगुलेंट, जो कि रक्त का थक्का नहीं बनाने दे, एंटीकोगुलेंट फैक्टर। कोगुलेंट फैक्टर जो ब्लड के थक्का बनाने को मदद करे, ऐसे तत्व कोगुलेंट फैक्टर, एंटीकोगुलेंट फैक्टर। और कैसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है? स्टूडेंट्स, आप सब बीमार होते होंगे, और जब बीमार होते हैं तो हमारे शरीर के जिस सिपाही, जिसे हम क्या बोलते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स,
वाइट ब्लड सेल्स। ये जो है हमारे शरीर के सिपाही हैं। जब भी हम बीमार होंगे सबसे पहले बचाने के लिए कौन आएगा? WBC आएगा। ये हमें इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा, इसमें 3 फंक्शन हो गए। पहला कौन सा था बताइए? ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा प्रोटेक्शन, चौथा हम लोगों ने बोला था अदर्स। अदर्स में हम लोग 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक तो क्लीन द बॉडी, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे हीलिंग एंड न्यू जनरेशन नाम से ही पता चलता है क्लीन द बॉडी। क्लीन द बॉडी मीन्स शरीर में पाई जाने वाली डेड सेल्स होती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, जिससे कि शरीर की क्लीननेस बनी रहती है और शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे नहीं होते हैं। सेम वही प्रोसेस है, जो भी वेस्ट मटेरियल हैं हमारे शरीर में जो बनते हैं उनको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, जिससे कि वो हमारे शरीर में इकट्ठा ना हो। अगर मान लीजिए यूरिया, यूरिक एसिड, ये अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? हमारे बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे और एक सामान्य आदमी बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हीलिंग एंड न्यू जनरेशन। कैसे? हीलिंग नाम से ही पता चलता है, घाव को हील करना। वुंड्स होते हैं उनको भरना। वुंड मतलब घाव, वुंड घाव। हीलिंग प्रोसेस, घाव के भरने की स्थिति को, क्रिया को हीलिंग कहते हैं। न्यू जनरेशन, नया निर्माण। किसका? कोशिकाओं का नया निर्माण। ब्लड में कई पदार्थ पाए जाते हैं जो कि वुंड की हीलिंग और न्यू सेल्स के जनरेशन में सहायता करते हैं। ब्लड के माध्यम से ही होता है। मेन फंक्शंस सारे ब्लड के कंप्लीट। आप इसको नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो नोट्स का ही हिस्सा है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ब्लड, यानी इसका कैसा कैरेक्टर है। फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ब्लड, कैसा दिखता है ब्लड। कलर हमें डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएगा। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट। ब्लड तो रेड ही होता है, रेड का क्या डिफरेंट होगा। लेकिन आर्टेरियल ब्लड जो होगा आर्टेरियल ब्लड, इसके अंदर कैसा ब्लड रहेगा? ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। और वेन के अंदर डार्क रेड। क्यों? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी एक के साथ तो ऑक्सीजन मिली है, दूसरे के साथ में CO2 मिली है, इसलिए ये डार्क रेड और ब्राइट रेड ब्लड है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो 10-50 से 10-55 से 10-60, यानी 1055 से 1060 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कंफ्यूज कर रही होगी, होता क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी?
इसका डेफिनेशन ये होता है, पानी के भार से ज़्यादा होना उस पदार्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है, पानी के भार से ज़्यादा होना, अगर कोई पदार्थ पानी के वजन से ज़्यादा है सेम मात्रा में, तो वो उस पदार्थ की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी या विस्कोसिटी। ये फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लड में ही आएगा। फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ब्लड में वेलोसिटी या विस्कोसिटी। वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। सिटी। ब्लड जो है पानी की तुलना में 4.5 से 5.5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। 4.5 से 5.5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। आप देखते हैं ब्लड जो है, पानी तो कितना जल्दी बह जाता है, लेकिन ब्लड को बहने में वक्त लगता है, गाढ़ा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। कैसा होता है ब्लड टेस्ट? ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, नमकीन। कभी टेस्ट किए हैं ब्लड? हमारी उंगली में कभी कभी चोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, शक करने की कोशिश करते हैं उसे, क्यों? ब्लड वेस्ट ना हो, है ना। तो ब्लड का टेस्ट कैसा रहेगा? हल्का सा नमकीन। आप टेस्ट करके देखिएगा, वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है डिफरेंट डिफरेंट होगा, मेल के अंदर अलग होगा, फीमेल के अंदर अलग होगा। वैसे हमारे शरीर का 13वां, शरीर के वजन का यानी बॉडी वेट, बॉडी का वेट जितना होगा उसका 13वां हिस्सा या 7.5 से 8% ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। हम लोग एक 70 केजी के व्यक्ति का, हम लोग एक मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का वेट जो है 70 केजी है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों को लिया जा रहा है, तो दोनों का 70 केजी वेट है, तो फीमेल के अंदर अमूमन 4 to 5 लीटर ब्लड होगा एंड मेल के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड होगा। अब आप बोलोगे फीमेल के अंदर क्यों ब्लड कम होता है, मेल के अंदर क्यों ज़्यादा होता है? बहुत सारे सवाल हैं। मेन इसके अंदर हम लोग सीधे सीधे समझ आएँ तो क्योंकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें हर महीने 100 ml के लगभग ब्लड लॉस होता है फीमेल के अंदर। और भी बहुत सारी फीमेल्स की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो भी वो उसी के ब्लड से ही बच्चे का विकास होता है, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल और उसमें कम होता है। नेक्स्ट बात आती है पीएच की। पीएच, पी नीचे रहेगा इसमें। ब्लड की पीएच जो है 7.35 to 7.45 होती है। 7.35 to 7.45 पीएच ब्लड की होती है। हल्की क्षारीय प्रवृत्ति की है। एसिडिक जो रहेगा ना, खट्टा लगेगा। एसिडिक, नींबू आप टेस्ट किए हैं? नींबू का टेस्ट कैसा लगता है? एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खट्टा लगता है। सिट्रिक एसिड, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। तो ये जो है खट्टा लगेगा। क्षारीय जो रहेगा नमकीन लगेगा, हल्का सा ऐसे लगेगा, थोड़ा थोड़ा नमक मिला हुआ। नमक ज़्यादा मिलाओगे तो कड़वा हो जाएगा। पीएच जो है 7.35 से 7.45 होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे। अब ब्लड के अंदर होता क्या क्या है? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं? मेनली ब्लड के अंदर
दो मेन टाइप होते हैं। क्या क्या? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। सबसे प्लाज्मा चिपचिपा हल्का भूरे रंग का, और आरबीसी डार्क रेड का। क्यों आरबीसी रेड क्यों होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। प्लाज्मा जो है 55% अनुमानित तौर पे माना जाता है, और ब्लड सेल जो है ये 45% के लगभग पाई जाती है। जब भी हम ब्लड का डिवाइड करेंगे, ब्लड को दो भागों में डिवाइड होगा, जिसमें प्लाज्मा हमें 55% मिलेगी और ब्लड सेल्स अराउंड 45% मिलेगा। वेरिएशंस आ सकता है, 50 से 55% हम लोग बोल सकते हैं, ये 45 से 50% बोल सकते हैं। टोटल दोनों का मिला करके 100% होगा। प्लाज्मा के अंदर जो कि बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, गैसेज हो गए, हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और वाटर। ये प्लाज्मा के हिस्से होते हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला एक पार्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 10% जो है वाटर। वाटर कितना? 9%, और ये आएगा आपको 10% में। तो हम लोग शुरू करते हैं। ए क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन। जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है, और हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसी में दूसरा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस। तीसरा हम इसमें हार्मोन्स, चौथा गैसेस, पांचवा इसमें आ गया न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने एक इससे पहले डिस्कस किया था कि CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि 100% उसके द्वारा किया जाता। हमने बोला था कुछ भाग हीमोग्लोबिन के द्वारा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि सेल से जब वापस रिटर्निंग होता है, कुछ भाग हीमोग्लोबिन CO2 की मात्रा को वापस से टिश्यू से लंग्स तक लेकर के जाता है। हमने कुछ भाग बोला था, 100% नहीं बोला। 100% यहाँ कुछ भाग कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। और बाकी का जो भी भाग CO2 को परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। CO2 के परिवहन में दो जो है सबस्टांस महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ज़्यादा प्लाज्मा, और CO2 का कुछ हिस्सा कौन, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। वाटर जो है इसके अंदर 90% रहेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं 90 to 92%, 90 से 90%। 2 मतलब 2, ये 2 ना कि 2, ठीक है? तो 90 to 92%। यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ हम, मेरे कहने का मतलब 90 से 92% तक इसका होता है, और ये 8 से 10%। तो हम लोग यहाँ 10% इसका मानते हैं। वेरिएशंस आ सकता है, 8 से 10 बोल सकते हैं, यहाँ 90 से 92 बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आती है सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट, यानी दूसरा हिस्सा, जिसके अंदर
ब्लड सेल्स आती हैं। ब्लड सेल्स के अंदर पहला इसके अंदर आएगा आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ निर्माण होता है? हमारे शरीर की लॉन्ग बोन और इरेगुलर बोन के अंदर स्टेम सेल के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का भी वही होता है, इसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का कुछ समय से कुछ दिन तक, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर इसके हिस्से होते हैं जैसा कि ईसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये इसके पार्ट्स हैं। ये हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया कंप्लीटली। अब यहाँ हम प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन कौन से होते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ ले आते हैं। हम देखिएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे ले आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से थे? सबसे पहले एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन के अंदर अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के ग्लोबुलिन के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे का डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों के लिए ही है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा 1000 का टारगेट पूरा हो जाए। और जैसे ही 1000 का टारगेट पूरा होता है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आप सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।